सो हाय गाइज, माई सेल्फ इज आशीष और स्वागत है आप सभी को इस नए लेक्चर में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजन आईएएस की अगस्त मंथ की करंट अफेयर को, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। ओके, तो पहला न्यूज जो है आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो न्यूज में है कि रिसेंटली लोकसभा में स्पेशल डिस्कशन करी गई है किस चीज को लेकर, क्रिटिकल रोल ऑफ स्पेस प्रोग्राम फॉर विकसित भारत बाय 2047। तो 2047 में आपको पता होगा भारत का लक्ष्य है कि एक डेवलप स्टेट बन के आना। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है वो है क्रिटिकल रोल क्या हो सकता है स्पेस प्रोग्राम का फॉर विकसित भारत बाय 2047 तक के लिए। सो न्यूज में अगर जाते हैं तो डिस्कशन हाईलाइटेड दैट स्पेस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय किसके द्वारा, शुभांशु शुक्ला, पर्सनोफाई इंडिया एज ए विश्व बंधु भारत ग्लोबल फ्रेंड। तो आपको जैसे पता होगा शुभंतु शुक्ला जो थे वो ट्रेवल किए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्जिम फॉर मिशन के तहत। एक्जिम फॉर मिशन AX4 जिसे कहा जाता है, और ये जो थे फर्स्ट भारत के एस्ट्रोनॉट हुए हैं जो कि अब्रोड, ही इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अब्रोडेड द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ओनली द सेकंड इंडियन टू ट्रेवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। तो 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिसने अंतरिक्ष में यात्रा करी थी। तो राकेश शर्मा के बाद ये पहले एस्ट्रोनॉट हो रहे हैं जो राकेश शर्मा तो अंतरिक्ष में यात्रा करे थे, लेकिन इंटरनेशनल स्टेशन पर जाने, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं। तो क्रिटिकल रोल ऑफ स्पेस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है। Space program technology will play a pivotal role in addressing India critical challenges while simultaneously unlocking new opportunity for growth and development. Definitely क्या होता है कि जो क्रिटिकल चैलेंजेस इंडिया के द्वारा इंडिया पर आ रही है, जैसे कि मैपिंग को लेकर, सर्विलांस को लेकर, या बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, या कम्युनिकेशन को लेकर, ये सब चैलेंजेस को रिलेटेड है जो, तो इस टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्रिटिकल रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर साइमल्टेनियसली ये क्या करता है कि नया नया अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी ग्रो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं करंट चैलेंजेस में अगर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात करी जाए तो इरेटिक मानसून ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लो फार्म प्रोडक्टिविटी, पुअर क्रॉप फोरकास्टिंग। सो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो सकता है, फार्म प्रोडक्टिविटी जो भी है, कृषि प्रोडक्टिविटी, वो खराब हो सकता है। और अगर पुअर क्रॉप फोरकास्टिंग हो, मतलब पुअर क्रॉप फोरकास्टिंग का मतलब ये, अगर ये बतलाया जाए कि अगर ढंग से कब कब मतलब ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने वाला है या नहीं होने वाला है, टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर ये ढंग से नहीं बतलाया जाएगा तो क्रॉप का तो क्या होगा, जो फसल है वो तो खराब होने का संभावना बहुत अधिक रहता है। जैसे किसान ने फसल लगाया और ओले पड़ गए तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है अगर इसको ढंग से फोरकास्टिंग नहीं किया जाए। तो उसके लिए क्या है, इनफैक्ट 3D और 3D आर प्रोवाइड वेदर फोरकास्टिंग। इनफैक्ट 3D और 3D आर जो है वो क्या कर रहा है, वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड करता है। रिसोर्स सेट क्या करता है, सपोर्ट करता है क्रॉप मॉनिटरिंग एंड यील्ड एस्टिमेशन। रिसोर्स सेट क्या करता है, क्रॉप का मॉनिटरिंग करता है कि कितना फसल हो रखा है या होने वाला है, और यील्ड का जो फसल का जो एस्टिमेशन होता है वो भी करता है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लेइंग डिले इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन। तो लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग, अगर आप किसी शहर को सपोज दैट स्मार्ट सिटी घोषित कर दिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने प्लानिंग ढंग से करा नहीं, आपने मैपिंग उस शहर का ढंग से करा नहीं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि बेतरतीब ढंग से शहर बसा होगा। तो उसके लिए क्या है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत यूज इसरो इमेजिनरी, इसरो से द्वारा इमेजिनरी एंड स्पेटिकल टूल टू इंटीग्रेट प्रोजेक्ट लाइक भारतमाला, सागरमाला, रेलवे etc। तो पीएम गति शक्ति मेनली क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रिलेटेड है, जिसमें आपको देश के बड़े शहरों या देश के विभिन्न शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है और फास्ट ट्रांसपोर्ट को रिलेटेड है। तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि पीएम गति शक्ति क्या कर रहा है, इसरो का इमेजनरी का यूज कर रहा है, और उस इमेजनरी का यूज करके, इमेज का यूज करके, इसरो द्वारा दिया गया इमेज का यूज करके वो सड़क, बंदरगाह वगैरह को प्रॉपर वे में प्लानिंग करके जो है डेवलप करने का प्रयत्न में है कि अधिक से अधिक सड़क डेवलप किया जाए, किस एरिया से डेवलप किया जाए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, या बंदरगाह जहाँ पर हो सके, रेलवे का कहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए।
तो इस तरह से इमेज इमेज जो इसरो जो देता है, वो इमेज उसको यूज़ किया जा रहा है, इसरो की इमेज को यूज़ करी जा रही है और जाकर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से जो स्मार्ट सिटी होती है, वहाँ भी इसरो के द्वारा जो इमेज दिया, सॉरी सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज दिया जाती है, इसरो इमेजनरी जो भी होती इमेजरी होती है, जो सैटेलाइट के द्वारा दी जा रही है, अलग-अलग सैटेलाइट के द्वारा, उसका यूज़ किया जाता है कि किस एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है प्रॉपर वे में। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हाई वल्नरेबिलिटी टू फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका डिजास्टर को जो है सो मैनेज किया जाता है कि किस तरह से कोई अगर आपदा आ रही है तो आप उस तरह से किस तरह को उसको प्रिवेंट करोगे, प्रिकॉशन क्या लोगे। तो क्या होता है कि अगर चैलेंजेस में क्या है कि वल्नरेबिलिटी, तो फ्लड भारत में तो देखो फ्लड का तो हाई वल्नरेबिलिटी है ही। या बिहार सेक्टर में चले जाओ तो बिहार में फ्लड आती है और यूपी में भी फ्लड आती है। उसके अलावा जहाँ शहरें हैं, छोटी छोटी शहरें बसी हुई है, जैसे रांची हो गया या अन्य छोटा छोटा जो शहर है जो बेतरतीब ढंग से बस जाता है, वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा भी पानी आ गया, रेनफॉल हुआ तो नाली का स्ट्रीम सिस्टम सही है नहीं, तो फिर पानी आने वाला है तो फ्लड आता है, तो फ्लड हो जाता है। अ, पानी आती है, फ्लड हो जाती है। उसके अलावा लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम है, अभी देखो आप उत्तराखंड में कितना लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत जगह लैंडस्लाइड का है। अर्थक्वेक का बहुत बार प्रॉब्लम होता रहता है। फॉरेस्ट फायर फ्रिक्वेंटली होने वाली यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट के, जो फॉरेस्ट में रहती है इलीगल एक्टिविटीज होती है। और उसके अलावा जो है सो फॉरेस्ट प्रोन, फायर प्रोन जोन में भी अभी अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में फॉरेस्ट फायर हुआ था कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है। तो इन चीज़ों के लिए क्या किस तरह से सैटेलाइट सिस्टम या क्या कर रहा है साइंस टेक्नोलॉजी या स्पेस सिस्टम। तो इसरो का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है, डीएमएस प्रोग्राम होता है, वो इनेबल करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, अर्ली वार्निंग देता है और पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट करता है। तो क्या करता है, रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर रहा है। जैसे अगर जंगल में फायर लग गया, सपोज द जंगल में आग लग गई, तो वहां से सैटेलाइट के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है कि कितना आग लगा है, कहाँ पर कितना लग रखा है या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर फ्लड आ रहा है तो कितना फ्लड हो रखा है, कहाँ पे होने वाला है। सारा चीज डाटा प्रोवाइड करी जाती है। उसके अलावा अर्ली वार्निंग दिया जाता है कि अगर कोई जैसे फ्लड आने वाला है तो आप मानसून के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेनफॉल हैवी होने वाली है। या पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट भी करी जाती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया तो कितना टूटा है, कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, तो उस चीज़ों को इमेज के द्वारा आप असेसमेंट किया जाता है। तो ये हो गया। उसके अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में आपको पता है सैटेलाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे बॉर्डर सर्विलांस गैप हो जाता है अगर ये सैटेलाइट ना हो तो, प्रॉपर वे में अगर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाए सैटेलाइट सिस्टम का, तो सिक्योरिटी और सर्विलांस गैप हो जाएगा, कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटी हो जाएगी एंड इमर्ज स्पेस थ्रेट हो जाएगा। तो इमर्जिंग स्पेस थ्रेट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जी सेट सेवन है या रिया सेट सेवन रीसेट है, ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ सिक्योर कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस। तो ये दोनों सैटेलाइट का काम है सिक्योर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना और सर्विलांस को प्रॉपर वे में सर्विलांस प्रोवाइड करना। उसके अलावा मिशन शक्ति जो 2019 में स्टार्ट की गई है, डिमोन्स्ट्रेटेड एंटी सैटेलाइट कैपेसिटी कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी करना है। मतलब आपने देखा था मिशन शक्ति जब हुआ था तो यहाँ से लॉन्च करा गया था, लॉन्च किया गया था मिसाइल, और सैटेलाइट में जो दुश्मन देश का सैटेलाइट भारत के ऊपर जो ट्रेवल कर रहा था उसे मार दिया गया था। तो इस तरह से भारत ने ये पावर भी गेन कर लिया है कि किस तरह से दुश्मन देश की सैटेलाइट को खत्म कर दिया जाए अगर हमारे टेरिटरी में हो तो। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी जाए तो वहां पर आप देख सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ यूएस जीपीएस और नेविगेशन। अभी आप देखिए जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं हम लोग, यूएस के द्वारा जीपीएस पे डिपेंड करते हैं, जो कि काफी वल्नरेबल है सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से। अगर कभी भी वार होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो आपका आपका नॉलेज आपके इनमी तक आपको पहुंच सकता है। जैसे कि अगर जीपीएस सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो डाटा का भी इनसिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए, डाटा की भी इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। ओके, सो क्या है कि नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन, एक इंडियन जीपीएस सिस्टम है, समझ लीजिए इंडिया का जीपीएस सिस्टम है, नाविक है जिसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। सो प्रोवाइड करता है इंडिजिनियस नेविगेशन सर्विसेज। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो डिफोरेस्टेशन, ग्लेशियर रिट्रीट, लैंड डिग्रेडेशन एंड ओशन वार्मिंग, ये सब सब क्या होता है अगर सैटेलाइट सिस्टम ना रहे तो ये सब सबको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो वहाँ सेटेलाइट का क्या यूज होता है, ये जगह जहाँ डिफोरेस्टेशन हो रही है वहाँ भी आप सेटेलाइट की इमेजरी के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना वनों का कटाव हो रहा है, ग्लेशियर कितना ज़्यादा पिघल गए हैं, ग्लेशियर किस तरह से रिट्रीट कर रहे हैं, एंड लैंड डिग्रेडेशन किस तरह से बंजर भूमि हो रहा है, या ओशियन वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप सेटेलाइट के थ्रू, थर्मल इमेजेस के थ्रू आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए निसार जो है नासा इसरो का मिशन है, स्टडी करता है लैंड एंड आइस डिफॉर्मेशन को, इकोसिस्टम और ओशियन को। ये मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नासा इसरो मिशन का निसार सेटेलाइट जो भी है। सो ये करता है कि भूमि का क्या कटाव हो रहा है, भूमि का क्या कंडीशन है, बर्फ का क्या बर्फ का क्या कंडीशन है, बर्फ का पिघलाव कितना हो रहा है, एंड इकोसिस्टम किस तरह से डिग्रेडेड हो रहा है या क्या हो रहा है इकोसिस्टम के साथ, एंड ओशियन का वार्मिंग वगैरह को ये प्रिडिक्ट करता है। फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी के सेक्टर में बात करी जाए तो लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में क्या होता है, एक्सेस हेल्थ केयर का लिमिटेशन होता है, वहां तक अभी भी आप एम्बुलेंस की पहुंच नहीं है, मेडिकल सर्विसेज नहीं है। तो इसरो का क्या है, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है। टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट क्या होता है, वहां पर आपको पर्दा लगा दिया जाएगा या टीवी लगा दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम लगा दिया जाएगा, और आपको दूसरे जगह से बैठा हुआ डॉक्टर वहां के जो है मरीज को आपको देख पाएगा। ओके, एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी इस तरह से। उसके अलावा एजुकेशन की बात करी जाए तो रूरल अर्बन एजुकेशन डिवाइड, लिमिटेड डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली क्या होता है कि रूरल अर्बन एजुकेशन डिवाइड तो है ही, जहाँ ग्रामीण सेक्टर में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है अभी तक, वहाँ पर एजुकेशन का प्रॉपर पहुँच नहीं है, और लिमिटेड डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पर आप एडुफेड जैसे सेटेलाइट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका मेनली क्या है, एडुफेट का काम डिस्टेंस लर्निंग को प्रोवाइड करना है और एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग करना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो लीकेज एंड पुअर मॉनिटरिंग इन द वेलफेयर स्कीम। तो आपने मनरेगा में कितना काम करा, या फिर कोई अन्य जैसे दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम ज्योति योजना। तो ऐसे ऐसे योजनाओं पे आपने कितने काम करा, इन चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए जियो टैगिंग टैगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जियो टैगिंग ऑफ मनरेगा असिस्ट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वाटर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, पुअर वाटर प्लानिंग। तो यहाँ पर भी आप थर्मल इमेज के थ्रू, सेटेलाइट के थ्रू ये देख सकते हैं कि कितना ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है या पुअर वाटर प्लानिंग हो रही है। तो भुवन सृष्टि जियो पोर्टल एक ऐसा जगह है, जियो पोर्टल है जो इनेबल करता है मॉनिटरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर वाटर फेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को, जो कि वाटर प्लानिंग से रिलेटेड है, जो कि जल संरक्षण से रिलेटेड प्रोग्राम है, वाटर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसको इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजर प्रोग्राम कहा जाता है। उसको भुवन सृष्टि जियो पोर्टल के थ्रू मॉनिटरिंग करा जा रहा है। तो हाउ टू प्रोग्रेस इन स्पेस सेक्टर मेक इंडिया विश्व बंधु। तो हाउ प्रोग्रेस इन स्पेस सेक्टर मेक इंडिया विश्व बंधु में अगर बात करी जाए तो किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में, जिस तरह से भारत क्या हो जाए, विश्व बंधु बन जाए। सो ग्लोबल कोलोब्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। निसार इज टर्म एज इंडिया साइंटिफिक हैंडशेक विद द वर्ल्ड। तो निसार का क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। वो निसार नासा इसरो का दोनों का मिशन है जो इकोसिस्टम को टारगेटेड कर कर लॉन्च करा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि निसार इज टर्म्ड इंडिया साइंटिफिक हैंडशेक विद द वर्ल्ड। तो आपने नासा के साथ आपने बनाया है, कोलैबोरेशन के साथ निशार बनाया है, सिंबलाइज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद एडहरिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डॉकिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बाय एडहरिंग ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड का पालन करते हुए फॉर डॉकिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सो अगर आगे की बात करी जाए तो रीजनल लीडरशिप एंड सपोर्ट इन 2017 लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट जी सेट और साउथ एशियन रीजन एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो भारत ने क्या किया था 2017 में, क्या करा था, रीजनल लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जी सेट का लॉन्च करा गया किया था, जो कि साउथ एशिया कंट्री के लिए स्पेशली था, साउथ एशियन रीजन के लिए था स्पेशली, जो कि पाकिस्तान एक्सेप्ट पाकिस्तान को लेकर था। तो नेबरिंग कंट्री विच फॉल विद इन द नाविक सर्विस एरिया कैन यूज नाविक सर्विसेज। तो इसमें क्या था कि जैसे जीपीएस का यूज करते हैं, जो कि आपका नेविगेशन सिस्टम है, तो उसी तरह नाविक का यूज नेबरिंग कंट्री कर सकते थे नाविक सर्विसेज के थ्रू इसमें। ठीक है।
एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज डाटा एंड यूनिवर्सल बेनिफिट। तो क्या होता है कि शेयरिंग टेक्नोलॉजी अगर कर रहे हैं, एक्सपर्ट को शेयरिंग कर रहे हैं और डाटा को कर रहे हैं यूनिवर्सल बेनिफिट में। एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 का डाटा सेट 18 अवेलेबल ऑन प्रदान पॉलिसी बेस्ड डाटा रिट्रीवल एनालिटिक डिसइमिनेशन एंड नोटिफिकेशन सिस्टम। सो आपने क्या कर रहा है फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, आपने क्या करा, किस तरह से आप विश्व बंधु बन सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी डाटा आपको मिल रही है, जैसे चंद्रयान में आपको जो भी डाटा मिली है, आपने उसको प्रदान के थ्रू उस डाटा को शेयर किया ग्लोबल कम्युनिटी में। सो क्या है कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग में अगर बात करी जाए, इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम लाइक उन्नति उन्नति जैसे उन्नति का फुल फॉर्म हो गया यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। तो ये क्या है कि ऑफर इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑन नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, पूरे देश को ट्रेनिंग देता है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग देता है किस चीज़ को लेकर, नैनो सैटेलाइट का डेवलपमेंट को लेकर, नैनो सैटेलाइट को बनाने को लेकर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिलेटिबिलिटी रिलायबिलिटी की अगर बात करी जाए, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मॉम मिशन था, आपको पता था कि कितना इकोनॉमिक चीप कॉस्ट में भारत ने किया था। तो was the most economical interplanetary mission in the world and paved way for cost effective access to deep space. So अगर बात करी जाए तो over 400 satellite for 34 nation has been launched on the India launch vehicle। तो 400 सैटेलाइट को भारत ने करीब करीब 34 देशों के लॉन्च कर रखा है अपने व्हीकल्स के थ्रू, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रेट में है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेस प्लेयर की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर अगर विश्व बंधु बनने का भारत का जो पहल है, तो ये देखिए कि इंडिया डेब्रिस पे स्पेस मिशन इनिशिएटिव भारत ने चलाया। क्या होता है ना कि जो सैटेलाइट ऊपर जाता है, अर्थ के टेरिटरी के ऊपर जो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो डेब्रिस हो जाता है, जब उसका काम करना बंद कर देता है, बैटरी खत्म हो जाती है, या फिर उसका जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है सैटेलाइट का, तो वहां पर क्या होता है, स्पेस स्टेशन में या स्पेस में क्या होता है कि वो डेब्रिस बन जाता है और अर्थ के और चारों ओर रोटेट करते रहता है। तो उसको उस वो भी एक अभी बहुत बड़ा समस्या हो रखा है, जो एलिमेंट है फॉर डेब्रिस सैटेलाइट का, वो समस्या हो रखा है। तो उसके लिए देखिए भारत ने क्या किया कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन इनिशिएटिव लॉन्च करा है। इसमें क्या है कि एमिंग ऑल इंडियन स्पेस मिशन टू डेब्रिस फ्री बाय 2030। तो जो भी भारत अब सैटेलाइट छोड़ेगा, वो ये सिक्योर करेगा कि वो डेब्रिस क्रिएट ना करे, वो वापस आ जाए। डिमोन्स्ट्रेटेड ए कमिटमेंट टू इंश्योरिंग ए सेफ सिक्योर्ड सस्टेनेबल आउटर स्पेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो भारत भविष्य के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, आउटर स्पेस को सेफ सिक्योर और सस्टेनेबल बना रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर कचरा नहीं लगा रहे हैं। तो भारत ने कमिटमेंट करा है कि स्पेस में कोई कचरा नहीं लगाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करी जाए, तो इसरो इज ए मेंबर ऑफ कोस्पा सारसेट एंड इंटरनेशनल सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम। तो रिसर्च एंड इंटरनेशनल सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम क्या है, कोस्पा सारसेट है। कोस्पा सारसेट है जो कि में मोस्टली फोकस है किस तरह से रिसर्च करे, सर्च करे एंड रेस्क्यू करे। किसी भी तरह का डिजास्टर हो जाता है, या फिर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो जाता है, या किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो उस को मिटिगेट करने के लिए है। तो इसरो उसका क्या है, मेंबर है। और अगर बात करी जाए कि इंडिया स्पेस माइलस्टोन की बात करी जाए, तो अगर 1980 से बात करते, सॉरी 1900, सबसे पहले 1962 से बात करते हैं, तो 1962 में इनकोस्पार फॉर्म्ड हुआ था किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ओके, उसके बाद 1969 में इसरो स्टेबलाइज हुई। फिर जो है सो फर्दर आगे बढ़कर 1975 में भारत ने आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च करा था। उसके बाद 1980 में क्या होता है, FLV-3 सक्सेसफुली प्लेस्ड रोहिणी RS इन द ऑर्बिट। तो FLV-3 जो व्हीकल है, वो क्या करते हैं सक्सेसफुली, किसको प्लेस करते हैं, रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को कहाँ पर प्लेस करते हैं, ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। तो 1980 में ये सक्सेस हुई। उसके बाद 2008 में चंद्रयान पहला मिशन लॉन्च हुआ। उसके बाद 2013 में क्या हुआ, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम जिसको कहा जाता है, वो लॉन्च करा गया। फिर 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड 2025 में क्या होता है, इंडिया एस्ट्रोनॉट रिच ISS एक्जिम मिशन M4, जिसमें जो शुक्ला जी थे हमारे, वो
आपके आईएसएस मिशन में गए थे। तो अब बात करी जाए, आगे की बात करी जाए तो रिसेंटली पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर रैपिड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर की अगर बात की जाए तो इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 क्या कह रहा है? पॉलिसी वाइज लोन टू परस्यू ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर इन बाय इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंटायर वैल्यू चेन ऑफ द स्पेस इकोनॉमी। तो इसमें क्या है कि अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बनाना है ताकि ये कम्पिटिटिव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और इकोनॉमिकल बेनिफिट उससे गेन किया जाए। सो देखिए, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा ना तो अभी तक फंडिंग सोर्स जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, जैसे अंबानी का या अडानी का या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का अगर पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर में हो रही है तो वहाँ पर फंडिंग का सोर्स बनता है और नया नया टेक्नोलॉजी का भी सिक्योरनेस होता है, इनोवेशन होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का कंपटीशन बढ़ जाता है। तो भारत ने क्या किया है कि इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 में ये किया है कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए इनकरेज और प्रमोट कर रहा है ग्रेटर किसी चीज को, पब्लिक प्राइवेट ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को। ठीक है, किसमें? पूरा इंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्पेस इकोनॉमी में। तो एफडीआई एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करी जाए तो अमेंडेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलाउ अप टू 100% एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट फॉर स्पेस सिस्टम अंडर द ऑटोमेटिक रूप। तो पहले क्या था कि पहले जो था क्रिटिकल सेक्टर में ये आता था, तो पहले एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो स्पेस सेक्टर में नहीं था अलाउड, बहुत कम ही था, स्ट्रेटेजिक तौर पर अलाउड था। बट अब क्या किया गया है कि 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए, कंपोनेंट फॉर स्पेस सिस्टम का जो भी कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए। किसके थ्रू? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ओके, so this progressive environment has fueled the growth over 300 startup in recent year, significantly boosting innovation। तो अब इसके कारण क्या हो गया? 300 स्पेस स्टार्टअप अभी रिसेंट ईयर में डेवलप्ड हो चुका है जो इनोवेशन को अधिक से अधिक बूस्ट कर रहा है। सो न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर बात करी जाए तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल है, एक्ट एज इसरो कमर्शियल आर्म्स। तो ये क्या करता है? एनएसआईएल क्या करता है? इसरो का कमर्शियल आर्म्स के तौर पे काम करता है। सो ये क्या कर रहा है? प्रमोटिंग एंड कमर्शियलाइजिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इनेबलिंग इंडस्ट्री टू अंडरटेक हाई टेक स्पेस एक्टिविटी। तो ये क्या कर रहा है? मेनली प्रमोट करता है, कमर्शियलाइजिंग करता है किस चीज का? इसरो का जो भी प्रोडक्ट है और सर्विसेज को, और क्या करता है? इनेबल करता है इंडस्ट्री को कि अंडरटेक कर सके हाई टेक स्पेस एक्टिविटी को। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जो खोला गया है, ये क्या करता है? सर्व एज ए सिंगल विंडो फैसिलिटेटर फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन ऑल स्पेस एक्टिविटी। पहले क्या था कि अलग अलग सेंटर में अलग अलग चीज को ऑपरेट किया जा रहा था, तो इससे बहुत दिक्कत आती थी प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपर वे में एक्सेस करने के लिए किस चीज का, स्पेस स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, या कंपाउंड अगर कोई सामान बना रहे हो तो उसको भी आपको जस्टिफाइड करने के लिए या फिर वैलिडेट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसको देखते हुए भारत ने क्या किया, इसको इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस बना दिया है, जो कि क्या कर रहा है? सिंगल विंडो फैसिलिटेटर के तौर पे क्या कर रहा है? किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, फॉर ऑल स्पेस एक्टिविटी फॉर लॉन्च टू ऑर्बिटल स्लॉट फिलिंग एंड डाटा डिस्मेंशन। तो इसका क्या कर रहा है? फ्रॉम लॉन्च से लेके टू ऑर्बिटल स्लॉट फिलिंग तक और डाटा डिस्मेंशन तक ये सिंगल विंडो का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी ऑथराइजेशन हो जा रही है, जितना भी स्पेस सेक्टर से जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो रही है, उसका ऑथराइजेशन और प्रमोशन किया जा रहा है। तो अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज ए ड्राइवर ऑफ नेशनल ग्रोथ। ठीक है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम की अगर बात करी जाए तो क्या है? नेशनल ग्रोथ के लिए वो क्या का काम कर रहा है? ड्राइवर का काम करेगा। ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी, विथ ए क्लियर माइलस्टोन सच एज स्टेबलाइजिंग ए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाई 2035। भारत का लक्ष्य क्या है? जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है, वहाँ भारत भी अपना चाह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी 2035 तक स्टेबलाइज कर दें, एंड लॉन्चिंग क्रूड लूनर मिशन बाय 2040
2040 तक भारत का क्या प्रोग्राम है? क्रूड लूनर मिशन, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को लूनर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। क्रूड होगा, वहां पे अंतरिक्ष यात्री होंगे उस यान में, और वो यान जो है सो चंद्रमा तक जाएगा। सो बात करी जाए कि इंडिया इज स्टडी पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए लीडर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। डेफिनेटली जो आप देख रहे हैं, भारत भी अब हर तरह से स्पेस सेक्टर में एक लीडर के तौर पर उभरता जा रहा है। बाय कंबाइनिंग इनोवेशन, इनोवेशन के कारण, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी के कारण, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के कारण भी है। सो इंडिया स्पेस जर्नी एम्बॉडीज द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो 2047 तक जो भारत का विकसित होने का जो टारगेट है, उस जर्नी का ये एक पार्ट है इंडिया का जो भी है स्पेस मिशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करी जाए तो इंडिया फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंसल्टेशन क्या है? तो देखिए, पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम हैज won the in space proposal to build India first fully indigenous commercial earth observation satellite system under public private partnership model। अभी हमने अगर बात करी थी इन स्पेस की, बात करी थी, यहाँ पर देखिए इन स्पेस पॉलिसी जो थी, यहाँ पर बात करी थी हमने, क्या था ये इन स्पेस पॉलिसी था कि पॉलिसी वाज लॉन्ग टू परस्यू ए होलिस्टिक अप्रोच बाय encouraging and promoting greater private participation in entire value chain of space economy। ये बात करी थी। अब देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है कि पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड कंसोर्टियम जो है वो कर रहा है, जीतता है, वोन इन स्पेस प्रपोजल टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट fully indigenous commercial earth observation satellite system under public private partnership model, ठीक है। तो इसने जो 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 है कि पिक्सल स्पेस इंडिया को लेड जो कंसोर्टियम है वो वोन किया है किस चीज को, इन स्पेस प्रपोजल को किस चीज को लेकर? इंडिया का पहला इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बनाने को लेकर। तो मोर ऑन न्यूज की बात करी जाए, पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम की बात करी जाए तो कॉम्प्रोमाइज पायर फाइट पियर फाइट स्पेस एंड सेट श्योर एनालिटिक इंडिया एंड ध्रुवा स्पेस। तो ये किस चीज को कंसोर्टियम कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? पियर फाइट स्पेस, सेट श्योर एनालिटिक इंडिया एंड ध्रुवा स्पेस, ये तीन चीज को कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्राइज करता है, ठीक है। तीन चीजों से बना है। एंड अगर बात करी जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप EOPPP मॉडल की बात की जाए तो यह प्राइवेट सेक्टर इज टू डिजाइन बिल्ड ऑपरेट द EOSS, ओके, while the government is to provide strategic technical and policy support। तो इसमें क्या कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को? क्या करना है? डिजाइन करना है, बिल्ड करना है और ऑपरेट करना है किस चीज को? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम को। जबकि गवर्नमेंट को क्या करना? प्रोवाइड करना है स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और पॉलिसी सपोर्ट। जीरो कॉस्ट बिड की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है कि कंसोर्टियम विल बियर द इंटायर इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1200 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट एंड फॉर गोइंग ए गवर्नमेंट ऑफर अप टू 350 करोड़ इन सपोर्ट। तो कंसोर्टियम क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को बियर करेगा कितना? एक 1200 करोड़ का, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट को बियर कर रहा है। और उसमें क्या है? गवर्नमेंट का ऑफर कितने तक का है? 350 करोड़ का गवर्नमेंट का ऑफर है। तो फॉर गोइंग क्या होता है? फॉर गोइंग ए गवर्नमेंट ऑफर अप टू 350 करोड़ इन सपोर्ट, गवर्नमेंट का 350 करोड़ का सपोर्ट का ऑफर है। तो अबाउट प्रपोज्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करी जाए तो क्या होता है? इट इज ए कंसल्टेशन ऑफ 12 स्टेट ऑफ द अर्थ of the Earth observation satellite planned to be launched over the next 5 years। तो ये क्या है? कंसल्टेशन है किस चीज, किसका? 12 स्टेट का
ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर, जो कि लॉन्च करने का प्लान किया गया है अगले 5 साल में। ओके, सो इट विल बी इक्विप्ड विद द पेनक्रोमेटिक मल्टी सेक्टरल हाइपर स्पेक्ट्रल एंड माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर। तो किस किस तरह का रडार सेंसर के साथ ये इक्विप्ड करेगा? पेनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार का सेंसर के साथ ये इक्विप्ड रहेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन की अगर बात करी जाए तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ को होगी? डिलीवर एनालिसिस रेडी डाटा, एनालिसिस रेडी डाटा जो होती है उसको डिलीवर करने में, एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, जो क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग को रिलेटेड है उसके लिए एनालिसिस रेडी डाटा प्रोवाइड करना है और वैल्यू एडेड सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, एंड सर्विस सर्विंग फॉर अ हाई क्वालिटी जियोसेप्टिकल इंटेलिजेंस अमोंग अदर। ओके, तो हाई क्वालिटी का क्या करना है? जियोसेप्टियल इंटेलिजेंस को भी आपस में शेयर करना है, ठीक है। सो अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करी जाए, आल्सो कॉल्ड एज ए अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है। दे आर डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी ऑन द अर्थ, बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल एक्टिविटी जो हो रही है, जैसे वोल्केनो हो रही है या बर्थक्वेक हो रही है, और आर्टिफिशियल एक्टिविटी जो भी हो रही है, जैसे डिफोरेस्टेशन वगैरह। और इंक्लूडिंग क्या कर रहा है? ये इंक्लूड करता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन सिस्टम। किसी भी थ्रू कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ये अर्थ ऑब्जर्व रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम है कि उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर बात करी जाए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, तो अर्थ साइंस में होता है, तो यहाँ कार्टोग्राफी होता है, ओशिनोग्राफी होता है, ये दोनों में होता है। मेटेरियोलॉजी और स्पेस साइंस में भी इसका यूज है, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका यूज है, ठीक है। इन्वायरमेंट और अगर बात करी जाए तो फॉरेस्ट का कितना कवर हो रहा है, बायो रिसोर्स कितना है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। बायोडाइवर्सिटी को भी ऑब्जर्व करता है, और माइग्रेशन पैटर्न यानी जीव किस तरह से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करता है। रिवर इरोजन को, कितना रिवर डैमेज हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व करेगा, वाटर मैपिंग भी करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये मॉनिटरिंग करेगा किस चीज़ को? मॉनिटरिंग करेगा और फोरकास्टिंग करेगा किस चीज़ को? फ्लड को। ओके, अर्थक्वेक को मॉनिटर करता है, क्लाउड बर्स्ट अगर हो जाता है तो उसको ही मॉनिटर करेगा। वेदर फोरकास्टिंग भी करेगा कि कब बाढ़ आने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर और फिशरी की बात करी जाए तो क्रॉप का एस्टिमेशन भी करेगा। सेंसर सैटेलाइट होता है, तो क्रॉप का एस्टिमेशन भी करता है कि कितना क्रॉप है, कितना फेलियर होने वाला है, डिजीज डिटेक्शन करेगा। सो एग्रीकल्चर लॉस असेसमेंट भी करेगा, कितना क्रॉप फेलियर हो रखा है। फिश सॉइल मॉनिटरिंग भी करता है। तो जियोलॉजिकल और रिसोर्स की बात कर ली जाए, जियोलॉजी और रिसोर्स की बात कर ली जाए तो मिनरोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेप्टियल प्लानिंग की अगर बात करी जाए तो रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में जो है उसके लिए प्लानिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेजनरी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिससे आपने बोला था कि गति शक्ति मिशन में जो यूज हो रहा है सैटेलाइट का, इसी का यूज होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस सेक्टर की बात करी जाए, तो अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है इंडियन स्पेस सेक्टर में तो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इकोनॉमी, सबसे पहले तो पैसा मिलेगा। स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट क्या करेगा? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस और इंडियन स्पेस इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ही, इसके अलावा क्या करेगा? अलग अलग रिसर्च और कंपटीशन हो जाएगा कि हमको ये चीज़ को बिड करना है। जैसे ये बिड करा, अभी आपने देखा जैसे न्यूज में ये दिया हुआ है कि पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम क्या बिड करके क्या जीत रहा है? इन स्पेस प्रपोजल को जीत रहा है, जो बिल्ड करने के लिए पहला अर्थ ऑब्जर्व इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बिल्ड करने के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा कि हमें प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आना है, और तो ये कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो स्पेस इकोनॉमी डेफिनेटली, स्पेस इकोनॉमी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज करंटली कितना है? वर्थ अप्रोक्सीमेटली 8.4 बिलियन का है, ठीक है। और इन इन विजन टू रिच कितना है, कितना रिच करना है? 44 बिलियन रिच करना है, कब तक? 2033 तक। सो इंक्लूडिंग इसमें 11 बिलियन इन एक्सपोर्ट और अमाउंटिंग टू 7 to 8% ऑफ द ग्लोबल शेयर। तो इसमें अगर बात करी जाए तो 11 बिलियन क्या होगा इन एक्सपोर्ट, अमाउंटिंग
किस चीज को? 7 से 8% किस चीज को? ग्लोबल शेयर को। ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि भारत जो है अलग अलग देशों का मिसाइल, सॉरी, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो इस तरह से क्या होता है, तो ग्लोबल शेयर भी इंडिया कर रहा है, तो $11 बिलियन आपको ये एज्यूम करके गया चला जा रहा है कि $44 बिलियन जो दो 2033 तक इकोनॉमी को करना है, उसमें $11 बिलियन किस चीज से रिलेटेड है? एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है। इनोवेशन एंड ग्रोथ की बात करी जाए तो प्राइवेट स्पेस कंपनी क्या करता है? ड्राइविंग इनोवेशन इन सैटेलाइट डेवलपमेंट, लॉन्च व्हीकल, स्पेस इनेबल सर्विसेज, ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड एजाइल अप्रोच। तो क्या करेगा? कंपटीशन के कारण अलग अलग नया नया अप्रोच डेवलपमेंट करेगा ताकि सैटेलाइट प्रॉपर वे में और बेटर डेवलप्ड हो सके। लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, और स्पेस इनेबल सर्विसेज को भी अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा? नया नया टेक्नोलॉजी और एजाइल अप्रोच आएगा, क्योंकि उसको भाई, तो उसको बिड जीतना है, उसको तो टेंडर लेना है आपको, जैसे पिक्सल ने लिया अभी। तो पिक्सल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंसल्टेशन फायरफ्लाई प्रोवाइडिंग हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो पिक्सल ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंसल्टेशन, जिसको फायरफ्लाई कहा जाता है, जो प्रोवाइड कर रहा है हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को। तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट ऑफ इसरो की अगर बात करी जाए, तो अलाउ कर रहा है इसरो को टू कंसंट्रेट ऑन एडवांस एंड लॉन्ग टर्म मिशन। इसमें क्या हो रहा है? इसरो को कंसंट्रेट करने के लिए, एडवांस और लॉन्ग टर्म मिशन में कंसंट्रेट करने के लिए इनेबल कर रहा है। ठीक है। और प्रमोट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस सेक्टर। अधिक से अधिक कंपटीशन बनेगा तो प्रमोट किस? आत्मनिर्भर भारत होगा। भारत बाहर का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जगह अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। जॉब क्रिएशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा। ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर इज ए क्रिएटिंग हाई स्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ इन द इंगेजिंग क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल फॉर कर्बिंग ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का पोटेंशियल है कर्ब करने के लिए। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन विल इनहेंस डाटा सॉवर्जिनिटी को इनहेंस कर रहा है, और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इमेजनरी एंड अदर स्पेसिस। इस सेट हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी हो गया, अच्छी सैटेलाइट होगी, अच्छी इमेज होगी, तो हमें दूसरे देशों की कंट्री की इमेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डाटा सॉवर्जिनिटी होगा, जिससे नाविक मिशन के थ्रू हो रहा है। एंड इंडियन लीडरशिप इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, अगर इंडियन लीडरशिप की बात करी जाएगी तो वो भी बढ़ेगी, जैसे विथ ओवर 300 स्पेस स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथ इंडियन पोजीशनिंग इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। तो 300 स्पेस स्टार्टअप के साथ क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन हो रही है, वो किस चीज को स्ट्रेंथ कर रहा है? इंडिया का पोजीशनिंग इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। इंडियन स्पेस इकोनॉमी करंटली कंस्टिट्यूट ओनली ए 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस मार्केट। भारत का स्पेस इकोनॉमी अभी भी विश्व के लिए और सिर्फ 2% मार्केट को ही कंसीडर करता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर की अगर बात करी जाए, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सेंटर पहले भी डिस्कस करे थे हमने। इन स्पेस की बात करे थे, तो ये 2020 में आया था। तो ये 2020 में आया था। एज एन ऑटोनोमस एजेंसी है। किस तरह का एजेंसी? ऑटोनोमस है। किसके अंडर में? ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है। और इसका क्या काम है? बूस्ट करना है। किस चीज को बूस्ट करना है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन को स्पेस एक्टिविटी में। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या कहता है कि प्रोवाइड रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। तो आपको इसमें क्या है? रेगुलेटरी क्लैरिटी, जो भी रेगुलेटरी हार्डनेस था, जो भी रेगुलेटरी हर्डल था अलग अलग तरह का, उसको कम करके रेगुलेटरी क्लैरिटी डेवलप करो, और पॉलिसी को स्टेबिलिटी में लाओ, स्टेबल पॉलिसी लाओ। तो ये स्पेस पॉलिसी का काम है। बहुत सा ऐसा ऐसा पॉलिसी को हटा दिया गया जो कि परेशानी क्रिएट कर रहा था। वेंचर कैपिटल फंड की अगर बात करी जाए, तो ए फंड ऑफ 1000 करोड़ अप्रूव्ड टू फाइनेंस स्टार्टअप अक्रॉस द इंटायर स्पेस सप्लाई चेन। तो अभी वेंचर कैपिटल फंड में कम से कम 1000 करोड़ को अप्रूव किया गया है फाइनेंस स्टार्टअप के लिए, स्पेस सप्लाई चेन में, जितना भी इंटायर स्पेस सप्लाई चेन है उसके लिए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी जाए, तो इन स्पेस फैसिलिटेट क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ 10 कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो टू 6 इंडियन इंडस्ट्री। एग्जांपल, एडवांस इनर्शियल सेंसर, जियो सेप्टिकल मॉडल फॉर क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन।
तो इसने क्या किया है इन स्पेस ने, जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया 10 ऐसा टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री को ट्रांसफर किया है, जिसके कारण से अधिक कंपटिटिव कंपटीशन बढ़ रहा है और प्रॉपर वे में प्रॉपर क्वालिटी से अधिक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रही है। जैसे एडवांस इनिशियल सेंसर डेवलप किया गया, जियो सेप्टिकल मॉडल डेवलप किया गया, किस चीज को लेकर, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन को लेकर। सो लिबरलाइज एफडीआई पॉलिसी की अगर बात करी जाए, तो अगर अप टू 100% एफडीआई अलाउड इन स्पेस सेक्टर टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब क्या किया गया है, 100% एफडीआई को अलाउड कर दिया गया, किस चीज को लेकर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और कोलैबोरेटिव रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी। पहले स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था और मतलब कुछ ही परसेंट का अलाउड किया गया था। अब 100% एफडीआई कर दिया गया है कि आप अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, अधिक से अधिक जो है फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो स्पेस का, स्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अधिक हो, कोलैबोरेटिव रिसर्च अधिक हो स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो चैलेंजेस की अगर बात करी जाए, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस की बात करी जाए तो चैलेंजेस क्या हो सकता है, absence ऑफ कम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन। तो एक व्यापक नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन कानून का अभी भी अफेंस है, ठीक है, विदाउट ए कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इंश्योरिंग सॉरी। तो विदाउट ए कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, विदाउट प्रॉपर कानून का, व्यापक कानून का, किस चीज को इंश्योर करेंगे, इंश्योरिंग enforcement and enforcement and compliance of political is policy is difficult, creating legal ambiguity in relation of stipulated goal। तो क्या होता है कि अगर व्यापक नेशनल लेजिस्लेशन नहीं हो, कानून नहीं हो, तो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पॉलिसी को लागू करने में डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉलिसी को लागू करने के लिए लीगल एम्बिग्विटी जो होता है, लीगल होच पोच हो जाएगा लीगल चीज में, कि ये चीज में प्राइवेट पार्टिसिपेशन करे या ना करे। और इसके क्या होगा, स्टिपुलेटेड गोल का रियलाइजेशन में कमी हो जाएगा, मतलब वो अपने गोल को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूअल यूज कैरेक्टर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज कैरेक्टर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या है, प्रोसेस यूनिक चैलेंजेस सच एज causing project delay, necessitating the protection of intellectual property right without excessive government intervention, and क्या होगा, and highlighting the need for independent appellate authority to avoid conflict of interest। अब अगर आगे की बात करी जाए, तो ऑपरेशनल चैलेंज में अगर क्या होती है कि रेगुलेटरी ट्रांजिशन हो रहा है, ऑपरेशनल चैलेंज में क्या हो रहा है, रेगुलेटरी ट्रांजिशन की बात करी जा रही है। इन अब्सेंस ऑफ स्पेस लेजिस्लेशन, अगर स्पेस का लेजिस्लेशन सही ढंग से नहीं हो, तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चैलेंजेस को क्रिएट करेगा फॉर इंडस्ट्री के लिए, लीडिंग टू अननेसेसरी डिले एंड कंफ्यूजन ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्री अप्रूवल। तो अगर ढंग से लेजिस्लेशन नहीं किया जाएगा, तो एक मिनिस्ट्री के पास जाओ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास जाओ, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाओ, और भी जो है पर्यावरण मंत्रालय के पास जाओ, अलग अलग मिनिस्ट्री के पास इंडस्ट्री को क्या करना होगा, अप्रूवल के लिए दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक व्यापक लॉ की जरूरत है। एंड सेम चीज कह रहा है कि टेक्नोलॉजी बोटलनेक में अगर बात की जाए, डिस्पाइट ग्रोइंग रिसर्च के अलावा, जबकि इतना ज्यादा ग्रोइंग रिसर्च हो रहा है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर लैक ऑफ द टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल कैपेसिटी इंक्रीज देयर इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो अभी भी इंडियन का जो है प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास टेक्निकल, उसके साथ साथ फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बहुत कम है। तो ये क्या डिपेंडेंस है, किस पे डिपेंडेंस है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है अभी भी। तो ग्लोबल डिमांड जनरेशन की बात करी जाए, तो डोमिनेंट डाउन स्ट्रीम सेक्टर अकाउंट अराउंड 80% ऑफ इंडियन स्पेस इकोनॉमी। तो डोमिनेंट डाउन स्ट्रीम सेक्टर अकाउंट कर रहा है अभी भी 80% ऑफ इंडियन स्पेस इकोनॉमी, वेयर एज द अप स्ट्रीम सेक्टर डेवलपमेंट इज एट ए नेसेंट स्टेज। तो जो डोमिनेंट डाउनस्ट्रीम सेक्टर अभी जो है वो करता है 80% इंडियन स्पेस का इकोनॉमी को, जबकि जो अपस्ट्रीम सेक्टर जो अभी डेवलप हो रहा है, वो अभी नेसेंट स्टेज पर है। तो अपस्ट्रीम सेगमेंट इन्वॉल्व क्या कर रहा है,
डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्चिंग स्पेस एसेट, वेयर इज डाउनस्ट्रीम सेगमेंट क्या करता है, इंक्लूड एप्लीकेशन एंड सर्विस यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। तो इन, जो सर्विस यूटिलाइजेशन कर रहा है और एप्लीकेशन कर रहा है सैटेलाइट का, ठीक है, एप्लीकेशन यूटिलाइज कर रहा है, सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है, वैसा है सेक्टर अभी भी 80% क्या कर रहा है, इंडियन स्पेस इकोनॉमी को ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब वो इकोनॉमी का 80% को कैरी करता है सेक्टर को। जबकि जो टेस्टिंग करने के लिए, लॉन्चिंग करने के लिए है, एसेट डेवलपमेंट करने के लिए है, ये अभी भी 20% सेक्टर का में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, तो एज इंडिया एडवांस टुवर्ड बिल्डिंग ए रिबोस्ट स्पेस इकोसिस्टम, India advances toward building a robust system. The pixel-led Earth observation consultation symbolizes the dawn of new a new era where public-private synergy will redefine India's role in a global space governance. जैसे कि इंडिया एडवांस हो रहा है किस चीज़ को, स्पेस इकोसिस्टम को रिबूस्ट करने के लिए एडवांस बिल्डिंग कर रहा है, बढ़ता जा रहा है स्पेस इकोसिस्टम में। तो यह पिक्सल लेड अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसल्टेशन जो है किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, द डॉन ऑफ द न्यू इरा वेयर पब्लिक प्राइवेट, अब नया नया युग का इनिशिएशन हो रहा है जहाँ की पब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का सिनर्जी क्या डिफाइन करेगा, डिफाइन करेगा इंडिया का रोल को ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस के रिलेटेड। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आगे की बात करते हैं, तो सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ग्लोबल collaboration will be crucial to ensure India not only meet its domestic need but also emerge as a leading exporter of space-based solution। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन किस चीज के लिए सिर्फ जरूरत ही नहीं है, क्रूशियल ही नहीं है, विल बी बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बी क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए दैट इंडिया नॉट ओनली मीट इंडिया नॉट डोमेस्टिक नीड, केवल घरेलू जरूरत को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर को डेवलप करने, लीडरशिप डेवलप करने के लिए, और स्पेस सेक्टर में ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोबल बेस्ड सॉल्यूशन ड्राइविंग ए विजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावर्ड एंड ग्लोबली इन्फ्लुएंस विकसित भारत। तो ये किसको ड्राइविंग करेगा, विजन को, भारत का दृष्टि को जो है भारत के सोच को डेवलप करेगा, किस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि भारत को एम्पावर्ड और ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड विकसित भारत बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो इस तरह से कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में लिखिएगा तो भी इस तरह से कंक्लूजन काम आएगा, बहुत अच्छा लैंग्वेज में दिया हुआ है कंक्लूजन। तो आज का टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट को डन करूंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद सभी को।